हेलो दोस्तों, मैं यश शर्मा सीएमआई का एजुकेटर भारतीय संविधान के क्रम में एक नई वीडियो भारतीय संविधान के मूल अधिकार लेकर आया हूं। आप हमारे चैनल सीएमआई पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखें और वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग 3 यानी कि मूल अधिकार। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों को मूल अधिकार कहा गया है। उन अधिकारों को क्या कहा गया है दोस्तों? मूल अधिकार। अब इन अधिकारों को मूल क्यों कहा गया है, सबसे पहले हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो मूल यानी आप कहें तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अब कोई चीज फंडामेंटल है यानी आपके लिए वो क्या है? बिल्कुल बेसिक है। अब अगर किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को कोई बेसिक चीज प्रोवाइड करवाई गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई दर्शन, कोई ना कोई सोच जरूर रही होगी। अब अगर मूल अधिकार किसी को दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को या भी भारत में आने वाले किसी अन्य विदेशी नागरिक को, किसी को भी जो है मूल अधिकार अभी हमें पता नहीं है किसको दिए गए हैं, हम आने वाले समय में इस पर चर्चा करेंगे। अब ये मूल अधिकार जो है वो जिसको भी दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं उसके पूर्ण विकास के लिए। किसके लिए दिए गए हैं? पूर्ण विकास। अब ये पूर्ण विकास कैसा होता है? ये होता है चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास। अब चहुमुखी विकास से तात्पर्य क्या है कि चहुमुखी विकास का मतलब ये होता है कि ये एक व्यक्ति है, इसके चार साइड के चार मुंह हैं, यानी इसको हर तरफ से संविधान के द्वारा विकसित करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब ये जो मूल अधिकार हैं, इनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को राज्य द्वारा जो प्रदत्त अधिकार मिलेंगे उनके तहत उसका क्या होगा? विकास होगा। और वो विकास भी कैसा होगा दोस्तों? चहुमुखी विकास होगा। अब वो चहुमुखी विकास किस प्रकार का होगा? तो मैंने आपको बताया, ये एक व्यक्ति और इस व्यक्ति के चार मुंह। अब ये कैसे कैसे होंगे? ये हो गया उसका, मान लीजिए आप, भौतिक विकास। भौतिक विकास। एक हो गया उसका बौद्धिक विकास। क्या हो गया? भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास। कैसा हो गया दोस्तों? नैतिक विकास। और एक क्या हो गया दोस्तों? आध्यात्मिक विकास। कैसा हो गया? आध्यात्मिक विकास। अब अगर हम यहाँ पे इन चारों के बारे में एक छोटी सी चर्चा कर ले तो भौतिक विकास क्या है? जो अभी भौतिक स्वरूप, ये चीज भौतिक है, मैं आपके सामने भौतिक हूं, तो ये हमारा क्या हो गया? भौतिक विकास हो गया कि व्यक्ति अपनी जो प्रेजेंस देगा, अपनी जो उपस्थिति देगा, वो उसका भौतिक विकास कहलाएगा, वो उसकी भौतिक प्रेजेंस कहलाएगी। और उस प्रेजेंस के अंदर एक जो विकास होगा राज्य के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के तहत, वो उसका क्या कहलाएगा? भौतिक विकास कहलाएगा। अब दूसरी चीज बौद्धिक विकास यानी इंटेलिजेंसी डेवलपमेंट। अब बौद्धिक विकास कैसे होगा? कि वो राज्य है जो ऐसे मूल अधिकार नागरिकों को प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधानों के क्षेत्र में कार्य कर पाए। अब अगर राज्य ऐसे हमें मूल अधिकार प्राप्त करवा रहा है और व्यक्ति अपने आपको विकसित कर रहा है तो वो विकास उसका कौन सा होगा? बौद्धिक विकास। एक होगा नैतिक विकास। नैतिक विकास मतलब व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो सब नैतिक दृष्टि से उचित होने चाहिए। तो इन सब के लिए भी राज्य क्या है? उसे कुछ मूल अधिकार प्रोवाइड करवाएगा। और एक होता है व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास। अब आध्यात्मिक विकास के लिए हमें दर्शन की आवश्यकता पड़ती है और दर्शन हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि मूल अधिकारों में एक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी है। तो धर्म संबंधी जो भी व्यवहार करेगा उससे क्या होगा? व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होगा। आध्यात्मिक विकास शिक्षा से जुड़ा हुआ भी है, तो शिक्षा भी हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत ही आएगी, जिसे हम आने वाले समय में भी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आप अगर चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों जो ये मूल अधिकार हैं, इनकी हम एक छोटी सी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि ये मूल अधिकार क्या चीज है। अब ये मूल अधिकार जो है ये संविधान में कहां है? तो भाई साहब ये संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है।
कहां तक उल्लेख है इनका? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इनका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इनका उल्लेख है। अब एक चीज जो इस भाग 3 के लिए एक नई संज्ञा दी जाती है कि इसको कहा जाता है भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ये किसको संज्ञा दी गई है? भाग 3 को, कि मतलब भारत के संविधान में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स, यानी मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा से एक काफी ऐतिहासिक स्टोरी जुड़ी गई है जिसका शायद यहां पर उल्लेख करना इतना आवश्यक नहीं है कि एक बार ब्रिटेन के सम्राट ने अपने नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार जारी किए थे उनको उसने क्या कहा था? मैग्ना कार्टा कहा था। और हमारे यहाँ भी जो है मूल अधिकार दिए गए हैं इनको हमने भारत के संविधान का क्या कह दिया दोस्तों? मैग्ना कार्टा कह दिया। अब भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा इनको कह दिया, और ये जो मूल अधिकार हमने लिए ये कहां से लिए हैं हमने दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से, अमेरिका यानी यूएसए से। यूएसए के संविधान से हमने क्या लिए हैं दोस्तों? मूल अधिकार लिए हैं। इसके अलावा जो एक इन मूल अधिकारों को ऐड करने के लिए भी हमारे संविधान सभा ने जो कुछ समितियां बनाई थी तो उसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मूल अधिकारों की जो समिति थी, मूल अधिकार की उपसमिति, इसके जो चेयरमैन थे, इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी साहब, जेबी कृपलानी जी। इन्होंने ही मूल अधिकारों की उपसमिति ने ही इन मूल अधिकारों को संविधान सभा के समक्ष रखा था, और संविधान सभा ने भारतीय नागरिकों को क्या दिया दोस्तों? मूल अधिकार दिया। अब मैंने आपसे कहा कि इनको भारत के संविधान का क्या कहा दोस्तों? मैग्ना कार्टा कह दिया। क्या कह दिया? भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा। ये आपने देख लिया होगा अभी। अब इनको भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किस लिए कह दिया? कि मैग्ना कार्टा का एक अर्थ ये भी होता है कि कोई एक पूरी लंबी और विस्तृत सूची होती है। कैसी सूची होती है? एक लंबी और विस्तृत सूची। तो भारत के संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी क्या है? एक पूर्णतया कैसी? विकसित, विस्तृत और लंबी सूची है। कैसी है दोस्तों? विस्तृत, विकसित और लंबी सूची। किसकी सूची है? फंडामेंटल राइट्स की सूची है। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स की सूची है, आप कहेंगे कि यार अमेरिका से लिए हैं, तो अमेरिका में भी दोस्तों इतना ज्यादा इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? एक्सप्लेन नहीं किया। हमने अमेरिका से अधिकार लिए हैं, हमने अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया है, लेकिन हमने हमारे संविधान में उनको बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से क्या किया है दोस्तों? एक्सप्लेन किया है, उनकी क्या की है? व्याख्या की है। हमने हमारे संविधान में इनकी क्या की है? व्याख्या की है दोस्तों। और ये व्याख्या जो है वो अमेरिका के संविधान से भी कहीं बढ़कर है। दूसरा, हमने क्या किया है? मूल अधिकार जो है किसको दिए हैं? भारत के किसी एक नागरिक को नहीं दिए, ये प्रत्येक नागरिक को है। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को है। इन मूल अधिकारों को जो ग्रहण करता है वो भारत का हर व्यक्ति ग्रहण करेगा, हर नागरिक ग्रहण करेगा। वो नागरिक दोस्तों आप भी हैं, मैं भी हूं, और बाकी हमारी जितनी भी भारत की पॉपुलेशन है वो सभी क्या है? भारत के नागरिक हैं। अब इन नागरिकों को क्या दे दिया हमने? संविधान के भाग 3 के तहत फंडामेंटल राइट्स दे दिए। अब इन फंडामेंटल राइट्स का सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या है? कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हमने प्रत्येक व्यक्ति को दिए हैं, या क्या करेंगे? व्यक्ति के लिए सम्मान की भावना जगाएंगे। व्यक्ति के खुद के मन में क्या जगाएंगे? सम्मान की भावना। साथ में राष्ट्र हित, समानता, स्वतंत्रता, ये सब क्या करेंगे? भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में ये सब गुण जगा देंगे। कौन जगा देगा?
भाग 3 के मूल अधिकार, सम्मान की, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। अभी आगे हम जब समानता, स्वतंत्रता और बाकी अन्य सभी जो हमारे 6 मूल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार, उनको जब पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, हम उन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, तो उनमें हम देखेंगे कि इन मूल अधिकारों के माध्यम से, जैसे आपके सामने एक मूल अधिकार में हल्की सी उसकी चर्चा करना चाहूंगा कि समता का जो अधिकार होता है कि आपको भारत के राज्य का जो कानून होगा उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति समान समझा जाएगा। अब एक बात आप देखिए कि आप और मैं या कोई भी एक साधारण व्यक्ति हो या देश का एक कोई बहुत ही रिच व्यक्ति, आप जैसे अंबानी फैमिली से रिलेटेड हो या भारत के प्रथम पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उनको सबको जब कोई भी कानूनी कार्य होगा, क्या होगा, कानूनी कार्य होगा, तो सबको क्या रखा जाएगा, समान रखा जाएगा। भारत के संविधान के तहत सबको क्या दी गई, एकल नागरिकता दी गई। अब ये नहीं है कि साहब राष्ट्रपति जी के पास तो 10-10 देशों की नागरिकता है और आप और मेरे पास सिर्फ एक देश की नागरिकता है, क्यों, क्योंकि हमारी कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है। ऐसा नहीं होता है। भारत का नागरिक सिर्फ वही व्यक्ति कहलाएगा जिसके पास भारत की नागरिकता है। अगर उसके पास किसी अन्य देश की नागरिकता है तो उसे भारत की नागरिकता कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे पास कैसी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का। आगे हम दोस्तों बात करते हैं अब मूल अधिकारों की तात्पर्य की। मूल अधिकारों का अर्थ क्या है? अब इन मूल अधिकारों का अर्थ है कि हम राजनीतिक, जैसे एक सेकंड फ्रेंड्स, मूल अधिकारों से तात्पर्य क्या है कि हम राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करेंगे, आदर्शों की उन्नति करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये क्या चीज है कि इसका तात्पर्य में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति होगी। अब आप देखते हैं कि जैसे सत्ता के शीर्ष पद पर अगर कोई व्यक्ति विराजमान है, जैसे पहले राजशाही हुआ करती थी तो उसमें राजाज्ञा ही अंतिम आज्ञा मानी जाती थी, उसमें राजाज्ञा अंतिम आज्ञा मानी जाती थी। अगर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति को अभी मौत की सजा दे दी जाए तो उस व्यक्ति को तत्काल मृत्युदंड दे दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र भी कैसा है, राजनीतिक लोकतंत्र है। यानी कि राजनीतिक रूप से देश के प्रथम पद पर बैठा व्यक्ति, चाहे वो हमारे संवैधानिक प्रमुख श्री रामनाथ जी कोविंद हो या फिर हमारे राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, तो ये दोनों क्या है, मान लीजिए आपकी इन्होंने एक चीज अपना ली और वो है तानाशाही। मतलब ये अब क्या हुआ, डिक्टेटरशिप में आ गए कि इन्होंने मान लिया कि मैं इस देश का क्या हूं, राजा हूं, और इन्होंने एक सजा दे दी, अभी एक फरमान जारी कर दिया कि कोई भी नाम का व्यक्ति ABC, इस A व्यक्ति को बिना किसी कारण, देखिए मैं कोई कानूनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिर्फ इनकी तानाशाही की बात कर रहा हूं कि बिना किसी कारण के इस व्यक्ति को सजा, मृत्युदंड दे दिया गया। क्या दे दिया गया दोस्तों, मृत्युदंड दे दिया गया। अब इसको मृत्युदंड देने के बाद इस व्यक्ति के पास क्या कोई अधिकार बचा है? जब तानाशाही है तो कोई अधिकार नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको मार दिया जाएगा, तत्काल मृत्युदंड की सजा मिल जाएगी। लेकिन अब हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, और इस राजनीतिक लोकतंत्र के द्वारा हमने दे तो क्या दिया, मृत्युदंड दे दिया, लेकिन इसको ये मूल अधिकार प्राप्त है कि आप इन के आदेशों के खिलाफ अगर ये गलत है, इन फंडामेंटल राइट्स, जो आपका जीवन जीने का अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट्स में आपके पास जीवन जीने का अधिकार भी है, तो अगर आपको उस अधिकार से क्या किया जा रहा है दोस्तों, वंचित किया जा रहा है, तो आप इस अधिकार को बचाने के लिए, आप अपने इस मूल अधिकार को बचाने के लिए, आप अपने जीवन को बचाने के लिए किसकी शरण ले सकते हैं दोस्तों, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। किसकी शरण ले सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और एक देखिए हमारे संविधान में कितनी अच्छी बात की गई है कि इस न्यायालय की जो शरण है, ये नहीं है कि अगर आप और मैं गांव से संबंधित व्यक्ति हो, शहरों से संबंधित व्यक्ति हो, तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आपकी पहली अपील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ये आपके पास चॉइस होगी कि आप हाई कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये आपके पास अपनी एक खुद की चॉइस होगी कि आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, अनलेस आप फर्स्ट अपील भी सीधे कहां कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं दोस्तों।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फंडामेंटल राइट्स, इसको आप ले लीजिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों अब आगे वैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये मूल अधिकार जो हैं ये व्यक्ति का क्या करेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे। लेकिन अब अगर कहें कि इनको संविधान में भी इनको मूल अधिकार क्यों दिया गया, तो संविधान में इनको मूल नाम इसीलिए दे दिया गया, जो मूल नाम है ये क्या कहता है कि संविधान द्वारा भारत का जो संविधान है वो भारत की सबसे बड़ी कानूनी किताब है। इससे बड़ा कोई भी भारत में कानून विधान कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। तो अब इसका जो मूल अधिकार जो इसका नाम दिया गया, इसके पीछे दो ही कारण है कि संविधान के तहत इन मूल अधिकारों को क्या दी गई है, गारंटी दी गई है, प्लस क्या दी गई है, सुरक्षा दी गई है। अब आप कहेंगे कि गारंटी और सुरक्षा क्या हुई, तो गारंटी मैंने आपको बताया कि गारंटी दे दी, किस बात की गारंटी दे दी कि ये मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे। अभी मैंने आपको बताया सुरक्षा किस बात की दे दी कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको सुरक्षा कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। आपको अंतिम सुरक्षा कहां से मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए आप। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं, भाई हमारे मूल अधिकार तो दे दिए, अब जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कितने मूल अधिकार दिए हमें, 7 मूल अधिकार दिए। कितने दिए, 7 मूल अधिकार दिए। संविधान निर्माताओं ने कितने मूल अधिकार दिए, 7 मूल अधिकार दिए। कौन कौन सा दिया, समता का अधिकार, ये है आपके आर्टिकल 14 से 18। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया उन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये हुआ आर्टिकल 19 से 22। फिर दिया उन्होंने आपको शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपको दिया वो क्या दे दिया, आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है, अब उसके बाद आपको दे दिया गया धर्म संबंधी स्वतंत्रता, जो आपकी धर्म संबंधी स्वतंत्रता उसका अधिकार, ये कब दे दिया आपको, आर्टिकल 25 से 28 में। सॉरी फ्रेंड्स। फिर दे दिया आपको संस्कृति और शिक्षा से संबंधित, तो ये कहां दे दिया, 29 और 30 में। आर्टिकल 6 सॉरी जो मूल अधिकार 6 है वो था पहले संपत्ति का अधिकार, क्या था, संपत्ति का अधिकार, ये कहां दिया गया, आर्टिकल 31 में। और 7वां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहां दिया गया दोस्तों आपको, आर्टिकल 32 में। ये इन 7 मूल अधिकारों की लिस्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब मैंने आपको बताया कि संपत्ति का मूल अधिकार भी इन्होंने दिया था, मतलब दिया था, जो चीज पास्ट हो चुकी है अब वो प्रेजेंट तो होगी, तो अब प्रेजेंट किस रूप में है वो देखते हैं हम। तो संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, पहले तो क्या किया इसको, जो हमारे सामने क्या हुआ है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, ये 1978 में आया। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, मूल अधिकारों से खत्म कर दिया गया, इसको मूल अधिकारों से निकाल दिया गया। और कहां जोड़ दिया गया इसको, अब इसको मूल अधिकारों से निकालने पहले तो कैसा अधिकार बनाया गया इसको, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार। अब ये विधिक अधिकार कहां जोड़ा दोस्तों, इसको जोड़ा भाग 12 के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 300 के, आर्टिकल 300 के कहां है, भाग 12, संपत्ति के अधिकार। क्वेश्चन है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो
आगे अब हम बात करेंगे इन मूल अधिकारों की विशेषताएं। इनमें ऐसे क्या गुण है कि आपने अब इनको मूल अधिकार कह रखा है। अब इन मूल अधिकारों की हम क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे। मूल अधिकारों की विशेषताएं, ठीक है दोस्तों। अब इन मूल अधिकारों की जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं हम कि इनकी पहली विशेषता क्या है कि ये जो मूल अधिकार हैं ये कुछ जो हैं किसको हैं, भारतीय नागरिकों को। कुछ मूल अधिकार क्या है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को। कुछ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, कुछ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त। अब मैंने यहां पे एक शब्द यूज कर लिया भी, यानी भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है ही, जो ये मूल अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है ही, साथ में क्या है, कुछ विदेशी, यानी कुछ जो अधिकार है किसको है, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। कौन से यहां है, कौन से यहां है, कितने क्या होंगे, ये सब आने वाले टाइम में हम चर्चा करेंगे। इनकी दूसरी विशेषता कि ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। मतलब असीमित नहीं होने का मतलब है कि आपको अगर कह दिया, सरकार ने कह दिया कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्रता का अधिकार है कि स्वतंत्रता के अधिकार में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप सबको किस चीज का अधिकार है, कहीं भी विचरण करने का अधिकार है। पर अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान में एक बीमारी हमारे यहाँ फैली हुई है, कोरोना कह दें या फिर इसे कोविड-19 कह दें, कोरोना या कोविड-19। इसके तहत गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिशा निर्देश बोले हुए हैं कि आप और हम अपने अपने घरों से बाहर नहीं जाएंगे, अपने अपने घरों से बाहर नहीं जाएंगे। अब आप चले गए साहब कि मेरी तो स्वतंत्रता का ही हनन हो रहा है, मुझे बाहर घूमने नहीं दिया जा रहा। तो इसमें यही तो कहा गया है कि ये जो मूल अधिकार है वो क्या नहीं है, असीमित नहीं है। इन पर सरकार या संसद जो भी कोई विधि बनाएगी वो क्या कर सकती है, युक्ति युक्त प्रबंधन, युक्ति युक्त निर्बंधन या प्रबंधन। इसका अर्थ है कि जो सही है वहां तक, यानी जहां तक सही है, सरकार किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है, तो वहां तक इन पर प्रतिबंध या इन पर निर्बंधन, इन पर सीमाएं बनाई जा सकती हैं। किस पर बनाई जा सकती है, मूल अधिकारों पर। अब आप ये कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो कि एक दूसरे को छूने से फैल रही है, तो हमें किसी दूसरे के संपर्क में हम ना आए, इसीलिए तो सरकार ने कहा है कि यार आप बाहर मत निकलो। सरकार ने लॉकडाउन तक कर दिया, यानी कि लोगों से उनकी आजीविका भी छीन ली, लेकिन हम उसके बारे में भी कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नहीं कह सकते। अभी मान लीजिए कि सरकार आपकी किसी निजी संपत्ति का आहरण कर लेती है, निजी संपत्ति को खुद के अधिकार में कर लेती है, तो उसके लिए भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार ने अभी रिसेंटली इसको महामारी अधिनियम 1897, महामारी अधिनियम 1897 के तहत क्या घोषित कर दिया, कोरोना को एक महामारी। और इसको आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसको क्या घोषित कर दिया, एक आपदा घोषित कर दिया। किसके तहत आपदा घोषित कर दिया, आपदा प्रबंधन अधिनियम। और महामारी अधिनियम 1897 के तहत अभी इस कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया। तो अब इन दोनों के तहत सरकार ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उनकी पालना सुनिश्चित करना अवश्यंभावी हो गया है। अगर हम उनकी पालना नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ सरकार सजा तक का प्रावधान कर सकती है, हमसे जुर्माना भी ले सकती है। अब मान लीजिए सरकार ने आपकी किसी प्रॉपर्टी को भी अधीन अपने कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया कुछ समय के लिए, तो आप कहेंगे कि ये किस वजह से कर लिया, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है इसकी एक धारा है, धारा 65, धारा 65। इस 65 के तहत ये कार्य किया जाता है और ये कार्य केंद्र सरकार भी कर सकती है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
जो स्थापना की जाती है वो हर राज्य में भी की जाती है, सिर्फ केंद्र में ही नहीं राज्यों में भी की जाती है, और राज्य भी उसके तहत ही इसी की जो सेक्शन 65 है, धारा 65 है, इसके तहत आपके जो प्रॉपर्टी है उन सभी का सरकार ने क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, जिसका किया है, सभी का नहीं, जिसका सरकार करना चाहेगी उसका करेगी। बहुत सी जगह होटलों में क्या बना दिया है, क्वारंटाइन सेंटर बना दिया। जी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आने वाले टाइम में कोविड-19 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट, जो सभी मूल अधिकार हैं वो क्या हैं, सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध है, मतलब सरकार ने एक पक्षीय कोई भी निर्णय ले लिया, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आपके खिलाफ मृत्युदंड की सजा का प्रावधान कर दिया, तो उसके विरुद्ध है। एक पक्षीय जो निर्णय लिया है उसके विरुद्ध क्या है, मूल अधिकार है आपको। लेकिन अभी जो मैं अभी एक चर्चा कर रहा था इस कोविड-19 के तहत, तो जो कोविड-19 के तहत वो एक पक्षीय नहीं है, सरकार को इस महामारी से लड़ना भी है और सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा भी करनी है। अब चूंकि ये कोई सामने बैठा हुआ दुश्मन तो है नहीं जिसे कि मार गिरा दिया जाए, ये तो एक वायरस है जो एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्तियों में फैल चुका है, तो उसको रोकने के लिए तो सरकार ने लॉकडाउन और स्टे होम स्टे सेफ का नारा दिया, लॉकडाउन किया और स्टे होम स्टे सेफ का एक नारा दिया। नेक्स्ट, अब जो ये हमारे सामने क्या हो गया, आपके मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों की जो प्रवृत्ति है, मूल अधिकार कैसे हैं, तो मूल अधिकार कैसे हैं, नकारात्मक है, और मूल अधिकार कैसे हैं, सकारात्मक है। मूल अधिकार कैसे हैं, नकारात्मक है और सकारात्मक है। अब आप कहेंगे एक चीज दोनों ही कैसे हो गई, तो हो गई भैया कि जो मूल अधिकार है वो नकारात्मक किसके विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध, यानी जो हमारा राज्य से मतलब कि जो सरकार है उसके विरुद्ध होते हैं। सरकार कोई भी निर्णय लेती है, हम मूल अधिकारों के हनन के एवज में कहां पहुंच जाते हैं, कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सकारात्मक किस लिए है कि ये व्यक्ति को, किसके लिए सकारात्मक, व्यक्ति को, व्यक्ति के लिए क्या करता है, मूल अधिकार सुरक्षा प्रदान करते हैं, व्यक्ति के लिए मूल अधिकार क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और सुरक्षा भी कैसी कि सरकार उसको किसी भी तरीके से व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकती सामान्य परिस्थितियों में, सिर्फ सामान्य परिस्थितियों में। अभी इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि असामान्य परिस्थितियां कैसी होती हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट, इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, न्यायोचित है। अब मूल अधिकारों की प्रवृत्ति न्यायोचित होने का मतलब है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए, यानी मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए हम कहां जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह लो या फिर न्यायालय कह लो। यानी मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी है, न्यायोचित है। ये किसके द्वारा संरक्षित है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित, यानी मूल अधिकारों पर आपकी सुरक्षा, आपको जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर मान लो संसद या राज्य विधानमंडल ने कोई ऐसी विधि बना दी, कोई ऐसा एक्ट बना दिया जिससे कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है दोस्तों, तो उन मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ आप कहां जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक व्यक्ति को क्या करेगा, संरक्षण देगा, यानी कि उसकी सुरक्षा करेगा। किसके खिलाफ करेगा, राज्य के खिलाफ, राज्य के खिलाफ। अब ने एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जो नेक्स्ट है कि जो मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार क्या हैं, स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है आपके मूल अधिकार। यानी आज आप देख रहे हैं मूल जो संविधान था उसमें मूल अधिकार 7 थे, अब मूल अधिकार 6 ही रह गए।
मूल जो संविधान था उसमें मूल अधिकार 7 थे, अब मूल अधिकार 6 ही रह गए, तो यानी मूल अधिकार में एक में कमी भी आ गई, एक में कमी भी आ गई, -1 हो गया। अब ये कैसे हुआ? ये संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ, जो मैंने आपको बताया था 44th CAA 1978। अब इस 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने ऐसा क्या कर दिया कि ये 7 से 6 हो गए, तो हमने बात कर ली कि उसे विधिक अधिकार बना दिया और भाग 12 में रख दिया अनुच्छेद 300 के में। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये मूल अधिकार क्या है, स्थायी नहीं है। इन पर क्या हो सकता है? तो इन मूल अधिकारों पर संसद द्वारा कुछ अधिनियम बनाए जाएंगे, कुछ नियम बनाए जाएंगे, कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संसद द्वारा निर्बंधन, इन मूल अधिकारों पर कौन करेगा? संसद करेगी। क्या करेगी? निर्बंधन करेगी। अब संसद कैसे करेगी? एक विधि बनाएगी। संसद क्या करेगी दोस्तों? विधि बनाएगी कि आपका ये जो मूल अधिकार है इसको कुछ समय के लिए सीमित किया जा सकता है। जैसे कि किसी ने आपके ऊपर विदेशी आक्रमण हो गया, जैसे कोई भी, चाइना हो, चीन के साथ हमने युद्ध लड़ लिया, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ लिया, तो उस समय क्या है, आपके कुछ मूल अधिकार बाहरी आक्रमण के हिसाब से क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और कुछ क्या मैं कहूं कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार, 20 और 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20-21 जो मैं आपको आगे बताऊंगा, इन दो को छोड़कर के सभी मूल अधिकार, अब चीन या पाक, एनी कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा विदेशी आक्रमण, देखिए शब्द है इसका विदेशी आक्रमण, पर चूंकि हमने इन दो देशों के साथ युद्ध लड़ लिए हैं तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि विदेशी आक्रमण के आधार पर क्या लगेगी? इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल लगेगा। और आपातकाल जो लगेगा वो क्या करेगा? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी जो आपके मूल अधिकार हैं उनको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। बाकी सभी आपके जो मूल अधिकार हैं उनको खत्म कर देगा। और दूसरा, अब संसद क्या करेगी? देखिए सामान्य परिस्थितियों में भी संसद क्या करती है? संसद कुछ विधि बनाएगी, उन विधि के द्वारा मूल अधिकारों में क्या कर देगी? संशोधन कर देगी। मूल अधिकारों में क्या कर देगी? संशोधन कर देगी। अब संशोधन करने के बाद संसद एक काम कर रही है कि संसद संशोधन कर रही है। अब संशोधन करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं कि जो संशोधन किया गया है वो सही है या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिव्यू करेगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा? रिव्यू करेगा। अब जब आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग इसको रिव्यू कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये जो संशोधन हुआ है सही है या गलत है। अब इस संशोधन को देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, यहां पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा छोटी सी बात, कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था कि आर्टिकल 13 में कौन सी विधि नहीं आएगी? संविधान संशोधन विधि। जो संविधान संशोधन विधि है वो आर्टिकल 13 में नहीं आएगी। लेकिन फिर हमारे संविधान के मतलब इतिहास का द मोस्ट फेमस केस केशवानंद भारती केस, KBC, इसको अगर आप हिंदी में देखें तो केशवानंद भारती वाद कब आए? 1973, 24 अप्रैल 1973। अब इस केस के अधीन सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी कि हम हमारे इस पहले वाली बात को नकार दें। जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि आर्टिकल 13 में संविधान संशोधन विधि को विधि नहीं माना गया है, तो उन्होंने उसको नकार दिया। और 24 अप्रैल 1973 को अपने निर्णय में यह व्यवस्था दी कि संविधान संशोधन विधि भी आर्टिकल 13 के तहत रिव्यू करने योग्य है अगर फंडामेंटल राइट्स में नकारात्मक कटौती करी जा रही है। नकारात्मक कटौती फंडामेंटल राइट्स में की गई, अगर आप इनको वृद्धि आप इनमें कितनी भी कर सकते हैं, सकारात्मक वृद्धि राज्य कितनी भी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में, अगर सुप्रीम कोर्ट को सही लगेगी तो उसे
विधि बना देगा, उसे खारिज नहीं करेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इनमें नकारात्मक कटौती आपने करी है, तो उसको क्या कर देगा, वो खारिज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, इस विधि को खारिज कर देगा। अब नकारात्मक कटौती से मतलब क्या है कि आप फंडामेंटल राइट्स में कमी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से सब राज्य ने पूछा कि अगर हम कमी कर रहे हैं तो कितनी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितनी भी करो, संविधान का जो मूल ढांचा है, क्या है, मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा है, इसका उल्लंघन मत करो, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन मत करो। अब सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि सर मूल ढांचे का आपने कॉन्सेप्ट तो दे दिया, लेकिन ये तो बताइए कि मूल ढांचा होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो व्यवस्था दी थी वो ये कहा था कि हम इसे मूल ढांचे को हम समय समय पर परिभाषित करते रहेंगे। अगर आपके खिलाफ कोई केस आएगा तो उसे हम रिव्यू करेंगे कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस में दिया। आप इसको एक पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब मूल अधिकार जो है इनके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो इसमें अब नेक्स्ट जो विशेषता है इनकी कि मूल अधिकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये किनके संबंध में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये है, मुझे नहीं पता कौन सी चल रही है, किसके संबंध में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये मार्शल सर्विसेज, मार्शल सेवाएं, या आप कहें सैन्य सेवा, अर्ध सैन्य सेवा, अर्ध सैन्य सेवा, सशस्त्र बल और भी जो सैन्य सेवाएं हैं, इनसे संबंधित व्यक्तियों के लिए मूल अधिकार हर जगह लागू नहीं होते। सामान्य परिस्थितियों में इनके मूल अधिकार हैं, लेकिन इनके मूल अधिकार जब ये सेवा में जाते हैं उसी समय इनसे छीन लिए जाते हैं। जैसे कि जीवन जीने का अधिकार मूल अधिकार होता है। अब अगर मान लीजिए हमारे ऊपर किसी देश ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, हम विदेशी आक्रमण से इस समय क्या है, त्रस्त है मान लीजिए, तो अब अगर सेना कह दे कि हाँ साहब हम तो युद्ध ही नहीं करेंगे, सेना कह दे हमें तो सबको जीवन जीने का अधिकार है, हम तो युद्ध नहीं करेंगे, तब आप बताइए इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। तो इस परिस्थिति के लिए पहले से ही इन सबके मूल अधिकार सुरक्षित रख लिए जाते हैं अपने पास, कि आप जब तक सेवा में हैं तब तक आपका कोई भी मूल अधिकार लागू नहीं होगा। अगर आक्रमण किया गया तो आपको सरहद पे जाके लड़ना ही होगा, सरहद पे लड़े, अंदर लड़े, जैसे भी लड़े, लेकिन इनके मूल अधिकार जैसे जीवन देने का अधिकार, समता का अधिकार, ये सारे अधिकार क्या है, इनके छीन लिए जाते हैं दोस्तों। एक जहां पे क्या लगा हुआ हो, मार्शल लॉ, कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या बना दिया, सैन्य कानून प्रभावी कर दिया, सैन्य कानून, कि वहां पर आम कानून नहीं चलेंगे। आपके देश में जो आम नागरिक संहिता है, सिविल कोड है, वो नहीं चलेगा। क्या चलेगा, मार्शल लॉ चलेगा। किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर, अगर जैसे कुछ समय पहले आप देख रहे थे कि मणिपुर में मार्शल लॉ लगा हुआ था, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो महिला बैठी थी उसके खिलाफ कि ये मार्शल लॉ यहां से हटना चाहिए। तो मार्शल लॉ जहां पे लग जाता है वहां पे सभी मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। वहां पे सैन्य कानून चलेगा। अब व्यक्ति का मूल अधिकार वहां पे प्रभावित हो गया दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्वयं प्रवर्तित देश की एकता एवं अखंडता, कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि वो कार्य कैसा हो, स्वयं प्रवर्तित हो और देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा कर रहा हो, तो उस जगह भी क्या है, मूल अधिकार नहीं रहेंगे। यानी देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अगर आपके मूल अधिकारों को कम किया जाता है तो भी आप उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या है, इन पे रिस्ट्रिक्शंस है, ये इनकी विशेषताएं हैं। अब ये बात कहां लिखी है, आपके आर्टिकल 35 में।
देखिए ये वाली बात जो है एकता अखंडता, आर्टिकल 35 देश की एकता अखंडता के लिए स्वयं प्रवर्तित। मार्शल लॉ आर्टिकल 34, मार्शल लॉ कहाँ लिखा हुआ दोस्तों, आर्टिकल 34, और सैन्य सेवा आर्टिकल 33। यानी 33, 34, 35 के द्वारा इन मूल अधिकारों पर क्या है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। हाँ तो अब आगे, अब हम पढ़ते हैं हमने मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो 12 से 35 की हमने बात की, तो 33, 34, 35 तो यहां देख लिया। अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक की। तो दोस्तों अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, अब ये जो आपका आर्टिकल 12 है, ये आपको क्या कह रहा है कि इस अनुच्छेद के तहत ये बताएगा आपको कि राज्य की परिभाषा, अब राज्य की परिभाषा यानी ये बता रहा है कि राज्य क्या है। संविधान में हर जगह लिखा हुआ है कि राज्य आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, राज्य ऐसी विधियां बनाएगा, राज्य हमारे संविधान के हर भाग में अगर किसी चीज का अवधारणा है, कोई बात लिखी गई है तो वो लिखी गई है राज्य के रूप में। यहाँ पे कोई देश नहीं है, यहाँ पे राज्य से मतलब ना तो हमारी कोई राज्य सरकारें हैं, यहाँ पे जो राज्य की परिभाषा है ये अभी अब हम इसको जानेंगे कि भाई राज्य क्या है। तो अब राज्य की जो परिभाषा है वहां पे राज्य का अर्थ है कि विधि बनाने वाली संस्थाएं, विधि बनाने वाली या प्रवर्तित करने वाली संस्थाएं। अब आप कहेंगे कि विधि बनाने वाली संस्था, विधि को प्रवर्तित करने वाली संस्था, तो विधि बनाने का कार्य कौन करता है भारत में? भारत में विधि बनाने का कार्य 2 स्तरों पे होता है, 2 अलग अलग स्तरों पे होता है। पहला स्तर केंद्रीय स्तर, तो केंद्रीय स्तर पर विधि कौन बनाएगा? भारत की संसद। कौन बनाएगा? भारत की संसद बनाएगी। और राज्य स्तर पर कौन बनाएगा? राज्य विधान मंडल। अब ये दोनों तो क्या करते हैं दोस्तों? स्थायी विधि का निर्माण करते हैं। कौन सी विधि? स्थायी विधि। अब अस्थायी विधि कौन बना के देता है? तो केंद्र को कौन देगा? राष्ट्रपति। क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। आर्टिकल 123, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किसके तहत जारी करेगा? अनुच्छेद 123 के तहत। राज्य में कौन करेगा? आपका राज्यपाल। क्या करेगा? अध्यादेश देगा। और ये कौन से आर्टिकल के तहत देगा? तो ये देगा आर्टिकल 213 के तहत। अध्यादेश, अध्यादेश अगर आप यहाँ पे नहीं जान पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। अध्यादेश का जो अर्थ है वो ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा एक आदेश जारी करवाया जाता है। किस कंडीशन में? जब भारत की संसद क्या नहीं कर रही हो? अपने सत्र में ना हो, यानी भारत की संसद का कोई भी सदन अपने सत्र में ना हो, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य विधानमंडल के लिए कहा जाता है कि राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में दोनों अंग हैं, विधानसभा विधान परिषद, वहां पे दोनों में से कोई, और जहां पे नहीं है वहां पे सिर्फ विधानसभा। विधानसभा प्रत्येक राज्य में मिलेगी, विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं होती है। तो जहां पे विधानसभा विधान परिषद सत्र में नहीं है और केंद्र स्तर पे लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं है, उस समय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करेगा और यहाँ राज्य स्तर पर राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करेगा। इन दोनों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से मिली है? अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 213 से किसको मिली है? राज्यपाल को मिली है। तो ये दोनों एक अध्यादेश जारी करेंगे जो बिल्कुल कैसा होगा? विधि मान्य होगा। यह अध्यादेश कैसा होगा? विधि मान्य होगा। लेकिन इसको मैंने अस्थायी क्यों कहा है? क्योंकि इसकी जो लाइफ टाइम या लाइफ वैलिडिटी होती है वो सिर्फ कितनी होती है? 6 माह। ये सिर्फ 6 माह तक चल सकता है। अगर 6 माह में इसके ऊपर राज्यपाल के अध्यादेश पर राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिया और राष्ट्रपति के अध्यादेश पर संसद ने अगर कानून बना दिया, तब तो ये चलता रहेगा, तब तो इसको कोई नहीं रोकेगा। और अगर ये कानून नहीं बनाया गया है तो
राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो अध्यादेश हैं वो सिर्फ 6 माह तक विधिमान्य होते हैं, उसके बाद वो स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं दोस्तों। तो राज्य की परिभाषा में पहली चीज क्या थी, विधि बनाने वाली या परिवर्तित करने वाली संस्था। अब परिवर्तित करने वाली संस्था कौन है, कि हमारी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद बता रही है कि कौन कौन सी विधि बनेगी, तो उनके जो आदेश हैं वो भी सब क्या है, राज्य है। यानी ये संस्थाएं सब क्या है, राज्य है। राष्ट्रपति राज्य है, राज्यपाल भी राज्य है। यानी एक तरीके से अगर हम कहना चाहें, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारे लिए राजा है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इससे आगे सभी क्या, स्थानीय निकाय। अब यही थोड़ी है कि केवल जो सरकार होती है वो केंद्र और राज्य स्तरों पे ही होती है, हमारी स्थानीय सरकारें भी होती हैं। तो सभी क्या है, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकायों में कौन आ गया, आपकी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायत और पंचायत स्तर की सभी संस्थाएं। तो ये सब क्या हो गया, हमारे स्थानीय निकाय हो गए। अब ये सब भी राज्य में आते हैं, इनके द्वारा भी अगर कोई कानून या कोई आदेश निकाला जाता है तो वो सब क्या होंगे, राज्य के आदेश होंगे। ये सब क्या है, हमारे लिए राज्य हैं, स्थानीय निकाय भी राज्य हैं। इसके अलावा कोई भी पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कुछ उद्यम होते हैं, जैसे हमारे हो गया भेल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, बाकी अन्य सभी जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, शिक्षण संस्थान है, राज्य की जो शिक्षण संस्थान है जैसे राज्य यूनिवर्सिटी, राज्य कॉलेज, राज्य स्कूल, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे लिए राज्य में। तो राज्य की परिभाषा में ये सब जो चीजें मैंने आपको यहां बता दी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, पीएसयूज, कोई भी शिक्षण संस्थान, राज्य की जो भी इकाई राज्य द्वारा पोषित है या राज्य उसका संरक्षण कर रहा है या वो राज्य के द्वारा संरक्षित कहें या फिर विधि मान्य कहें, वो सब क्या है, राज्य है। निजी इकाई यानी आपका कोई निजी शिक्षण संस्थान भी राज्य ही होगा अगर वो राज्य के द्वारा विधि मान्य घोषित कर दिया गया है, और जो चीज विधि मान्य नहीं है तो वो अस्तित्व में भी नहीं रहती है। ये भारत के संविधान की एक विशेषता है कि यहाँ पे कुछ भी संवैधानिक हो सकता है, वैधानिक हो सकता है, गैर संवैधानिक हो सकता है, लेकिन असंवैधानिक कुछ भी नहीं हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 आपने देखा कि आपने राज्य की परिभाषा देख ली। अब आप आर्टिकल 13 करेंगे, तो मैंने आर्टिकल 13 बताया आपको, सॉरी आर्टिकल जो 13 बताया वो क्या कहा कि जो असंगत विधियां यानी मूल अधिकारों से जो असंगत है, यानी मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, असंगत विधियां क्या हो जाएंगी दोस्तों, शून्य हो जाएंगी। क्या घोषित कर दी जाएंगी, शून्य घोषित कर दी जाएंगी। किसी ने कानून बना दिया, आपकी संसद ने बना दिया, आपकी संसद ने बना दिया, आपके राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिया, राज्य विधानमंडल ने भी कानून बना दिया कि हम इस मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं। कौन से मूल अधिकार का, किसी का भी, कि व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है, किसी को नजरबंदी की सजा दी जाती है बिना किसी अकारण, यानी वो सुप्रीम कोर्ट की नजरों में अगर वो बात गलत है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू में आपको मूल अधिकारों से असंगत जब विधि बनाई, संसद ने या राज्य विधानमंडल ने या राष्ट्रपति राज्यपाल ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, स्थानीय निकायों ने ऐसा कुछ भी कर दिया, किसने बनाई, राज्य ने बनाई। कुल मिला के जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी राज्य की, तो इस राज्य ने अगर कोई मूल अधिकारों का हनन वो कर रहा है तो हम उसके लिए कहां जाएंगे, सुरक्षा मांगने सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अगर ये बात गलत है, यानी अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन कर रही है, मैंने आपको बताया था अभी केशव भारती वाद 1973 में जो
सुप्रीम कोर्ट ने जो मूल ढांचा बताया था उसका अगर वो हनन कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसको विधि शून्य कर देगी। यानी जो भी विधि बनाई थी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी चीज को जो ये कार्य करेगी सुप्रीम कोर्ट, इसी को क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा। यानी प्रत्येक विधि, देखिए भारत के संविधान के तहत जो भी विधि बनाई गई है संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, वो सभी क्या है, न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। और न्यायिक समीक्षा का अवधारणा कहां दी गई है, हमारे आर्टिकल 13 में। अब आर्टिकल 13 में ये शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये न्यायिक समीक्षा है, लेकिन अब हम इस चीज को थोड़ा सा खुद ही इसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई विधि बनाई गई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, किस शक्ति के आधार पर खारिज कर दिया, तो उसने किस शक्ति के आधार पर खारिज किया, अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के आधार पर खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 में दी गई है, सुप्रीम कोर्ट किसके आधार पर करता है इसको, अब मतलब न्यायिक समीक्षा 13 में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद किस आधार पे करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32, और आपका जो हाई कोर्ट है, आपका जो हाई कोर्ट है ये किस आर्टिकल के तहत करेगा इसको, 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत इसको विधि शून्य कर देगा अगर संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है, और हाई कोर्ट 226 के तहत विधि शून्य किसको कर देगा, राज्य विधानमंडल के कानूनों को घोषित कर देगा, विधि शून्य घोषित कर देगा। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको बताया था कि पहले कहा था कि आर्टिकल 13 के अनुसार संविधान संशोधन विधियों को चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में, और 24 अप्रैल 1973 को जो केशवंत भारती वाद हिंदुस्तान के संवैधानिक इतिहास का अब तक का सबसे फेमस जो निर्णय दिया 24 अप्रैल 1973 को, उसमें कह दिया कि संविधान संशोधन विधि द्वारा जो भी कार्य होगा वो आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक समीक्षा के योग्य है दोस्तों। हाँ तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे हमारे जो भी मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि आपको जल्दी से जल्दी यानी रोज एक नई वीडियो संविधान से संबंधित मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पर कमेंट करो, हमारे चैनल CMI को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।